मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 को उत्तराखंड के विकास के लिए ऐतिहासिक और संतुलित करार दिया है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में देवभूमि के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही सीएम ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के माध्यम से उत्तराखंड को इस बार 1800 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे, जो राज्य की आर्थिकी को नई मजबूती प्रदान करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। इस मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करी है। बता दें कि पहली प्राथमिकी दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर दर्ज करी गई है, जिसमें कुछ युवकों पर दुकान का नाम बदलने की धमकी देने का आरोप है। वहीं दूसरी एफआईआर आपसी भाईचारा बिगाड़ने और हंगामा करने के आरोप में 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। साथ ही एसएसपी चंद्रमोहन सिंह ने साफ किया कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट 2026 को उत्तराखंड के लिए निराशाजनक बताया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से की गई 13 मांगों में से एक भी पूरी नहीं हुई है। साथ ही शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड की मुख्य फसलें गन्ना और धान है, लेकिन बजट में किसानों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार भी चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रियों में बजट का विरोध करने का साहस नहीं है। का तो कोई बात ही नहीं, अब तो डिस्कशन शुरू हो गया, बजट प्रेजेंट हो गया। हम तो चाहते थे कि उत्तराखंड की सरकार ने जो 13 मांगे रखी थी, केंद्र की सरकार उन मांगों को मानती, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ना तो वो मांगे मानी गई और ना उत्तराखंड सरकार के अंदर इतनी ताकत है कि वो केंद्र सरकार से अपना विरोध भी दर्ज कर सके। सुबोध उनियाल जी वित्त मंत्री हैं, उनका कोई बयान नहीं। वो कह रहे बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अरे भाई, जो आपने मांगा था उसमें से तो कुछ भी नहीं मिला आपको। उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आप ट्रैकिंग सिस्टम दे देंगे, अखरोट की खेती करा देंगे, ये सब जुमले हैं। वो पहले भी उत्तराखंड में सब चीजें होती रही हैं। पलायन कैसे रुकेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। गन्ना, यहाँ की मैदानी हिस्सों की गन्ना और धान मुख्य फसल है। मैदानी हिस्सों में गन्ने के लिए क्या करेंगे आप, धान के लिए क्या करेंगे आप। फर्टिलाइजर की सब्सिडी घटा दी, तो आम जन से लेकर किसान को सबको इन्होंने इस बजट से मार दिया। तो कोई बात ही नहीं, अब तो वहीं उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव 2026 की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन लांबा अपनी मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में है। बता दें, सोमवार को ऋषिकेश बार एसोसिएशन के दौरे के दौरान उन्हें वकीलों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं चुनाव में उन्हें बैलेट सीरियल नंबर 39 आवंटित हुआ है और उनके समर्थक अधिवक्ता उन्हें प्रथम वरीयता मत देने की अपील कर रहे हैं। काशीपुर के बीजेपी जिला कार्यालय में शिरोमणि संत रविदास जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान राज्य दर्जा मंत्री मुकेश कुमार और जिला अध्यक्ष मनोज पाल के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मुकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हरिद्वार में एक भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, जहां संत रविदास और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। रुड़की के जैन धर्मशाला में युवा बीजेपी नेता ध्रुव गुप्ता द्वारा एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इस दौरान कोश्यारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राजनीति के साथ साथ मानव सेवा ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। साथ ही उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को भारतीय संस्कृति से जुड़कर समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। पड़ोस के देशों में युवा जो है जनजी चला करके तोड़ फोड़ कर रहा है, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, और यहाँ हमारे युवा और विशेष करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बच्चे, ये जो नौजवान हैं,
ये समाज में स्वास्थ्य की सेवा और अन्य लोगों को जो भी सुविधा होती है उस दृष्टि से हमारे युवा काम कर रहे हैं। और ध्रुवा गुप्ता ने जो ये काम किया है, इसने मुझे कहा कि हम पिछले 8 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमारे मीडिया के लोग भी यदि थोड़ा सा मिल करके कोई ब्लड डोनेशन कुछ भी कर देंगे तो राष्ट्र का भला होगा, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं ध्रुव को बहुत अधिक बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद। पड़ोस के देशों में युवा जो है जन जी चला करके तोड़ फोड़ कर रहा है, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ हमारे युवा और विशेष करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बच्चे, ये जो नौजवान हैं, ये समाज में स्वास्थ्य की सेवा और अन्य लोगों को जो भी सुविधा होती है उस दृष्टि से हमारे युवा काम। वहीं हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर में लगातार हो रहे जलभराव और गंदगी से नाराज व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि जल निकासी न होने से कारोबार ठप हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक सुमित हिदेश ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों ने पार्कों को अवैध पार्किंग में बदलने और नगर निगम द्वारा बिना सुविधाओं के शुल्क लेने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने सत्ता पक्ष पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन दुमका ने भी अपनी ही सरकार के प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए इसे चिंता का विषय बताया। इस दौरान समाजसेवियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाएंगे। बिक्री, अवैध शराब की बिक्री बड़े जोरों में यहाँ पर है। भाई देखिए, जो सरकार सत्ता में होगी उसके ही लोग तो ये इस काम को कर रहे होंगे, नहीं तो अगर कोई गैर आदमी अगर इस काम को करेगा, अवैध धंधे को करेगा, तो पुलिस उसको कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा तो पुलिस पे भी आरोप है भाई, अगर पुलिस में वाकई में पुलिस वाले अगर चाहते हैं तो कोई चाहेंगे तो कोई भी जो है अवैध शराब और अवैध स्मैक का कारोबार नहीं करे। आज जो युवाओं के भविष्य को चौपट करने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, अवैध शराब जो है खुलेआम बिक रही है और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग जो है इस शराब को बेच रहे हैं। आप पूरे क्षेत्रों में देख लीजिए, घर घर में शराब बिक रही है। सबसे बुरी बात यह है, बरेली रोड में कल ही आपने देखा होगा कि वहाँ पर शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। देखिए, जब क्या कहते हैं ना कि जब नहीं का आशा होती है तो फिर लोग स्वयं कूद जाते हैं उसमें। तो देखिए, नशा चरम पर है और सबसे ज़्यादा नशे का शिकार युवा शक्ति हो रही है, क्योंकि वो बेरोजगारी की वजह से वैसे ही डिप्रेशन में है और उसके साथ ये नशे का खेल भी खेला जा रहा है। इसमें हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। हम ऐसी सरकार से वैसे तो क्या उम्मीद करें, जिस सरकार से जो न अवैध खनन को रोक पा रही है और न नशे को रोक पा रही है। तो हल्दूचौड़ में जनता की सरकार, जनता के द्वार जन जन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम था, उसमें पुलिस प्रशासन, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता के सामने कुछ समाजसेवी युवकों ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उदाहरण देकर के उठाया था और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया होगा कि इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाएंगी। उसके बावजूद क्षेत्र में शराब की होम डिलीवरी आप देख रहे हैं लगातार हो रही है और बीच में एक जगह हमें जो छात्र महासंघ का अध्यक्ष है हमारा छोटा भाई आशीष कपड़वाल, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे लगातार बिक्री, और इत्तेफाकन हम उसी दुकान के सामने से गुजरे और एक आदमी ने वहाँ से शराब ली, तो हमने उसी वक्त वहाँ पर जाकर जो है उस शराब को पकड़ा और मौके पर पुलिस को बुलाकर वो दुकान भी सीज करवाई। और ऐसा यहाँ केवल एक उसमें नहीं हो रहा है, लगातार पूरी विधानसभा में नशे का प्रकोप है। केवल शराब छोड़िए आप, स्मैक, चरस, लगातार विधानसभा स्तर पर इंजेक्शनों का नशा लगातार
वहीं भगवानपुर के बिनारसी गांव में संत रविदास शोभा यात्रा के बाद पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ। वहीं इस गोलीकांड में आनंद नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद गांव में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई, जिससे तनाव बढ़ गया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देखिए, आज जो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ। जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वो कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। भी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या हैं, कैसे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है, बाकी हम अभी सर्च कर रहे हैं। फोर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी। था लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं। तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और तब तक शांति व्यवस्था चूँकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के आगे रखेंगे। देखिए, मामला बड़ा ही दुखद है। आज हम सुबह से गुरु महाराज जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, प्रत्येक गांव में, हम गांव में थे, जैसे जानकारी मिली बिनारसी गांव में कि वहाँ पे गोली चल गई है। हम लोग बुग्गा वाला क्षेत्र में थे, वहाँ से यहाँ पहुँचे तो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है। बाकी 2 व्यक्तियों को गोली लगी हुई है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। अभी मौके पर हम मौजूद है, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स गाँव में तैनात है। बाकी हमने पुलिस प्रशासन से बात की और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पीड़ित परिवार के साथ में बिल्कुल न्याय किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा ना जाए। हम इसके लिए बिल्कुल पुलिस से निवेदन भी करेंगे और प्रतिबद्ध हैं। हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के अनशन का सोमवार को तीसरा दिन है। यह अनशन नूरपुर पंजेहड़ ग्राम में हुए गोलीकांड के विरोध में किया जा रहा है। इस दौरान मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माफियाओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण क्षेत्र में हिंसा बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक गोलीकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। हमने 21 प्रश्न उठाया, एक का भी जवाब नहीं दिया। तो मेडिकल टीम आई, इस ढंग से माफियागिरी करता रहेगा, आखिर क्या? हमारे एक प्रश्न का जवाब देना कि एफआईआर का माने क्या? हमने नहीं कहा था एफआईआर का माने क्या होता है। हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया, हमारा दर्ज कर दिया। अतुल चौहान जो कि लाइसेंस रखा था अपनी जान बचाने के, नीचे में फायरिंग किया है, उस पर 109 लगा दिया, 7 IPS का अनुमान है। इस ढंग से उसको मजिस्ट्रेट, जिसको कि एक अक्षर का ज्ञान नहीं, ये भी मैं लिखने वाला हूँ, वो उसको रिमांड दे दिया। अभी हमें 2 चीज़ का मुख्य खुलासा करना है। एक हमारे पास एक कागज है, आपको मिल जाएगा, इसमें एक रेस्टोरेंट का जो रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट को ध्वस्तीकरण का आदेश, अभी तो ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। दूसरी बात, प्रवीण डोभाल उनको 2.5 साल यहाँ आए हुए हुआ है। जब फक्कड़ होकर के आया था चमोली से, और यहाँ आते ही उसे SIT को दबाने के लिए करोड़ों मिला। उसके बाद से लेकर के 1 करोड़ रुपया में 20 करोड़ के आश्रम को, वहाँ एक साध्वी थी, एक माताजी थी, उसको डरा धमका करके हटा दिया। रुड़की के सगर भगवानपुर बाईपास पर पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा फुट ओवर ब्रिज स्थानीय निवासी और छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं NHAI और विद्युत विभाग के बीच एस्टीमेट के भुगतान को लेकर अटकी इस फाइल ने आम जनता की सुरक्षा को ताक पर रख दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुल का निर्माण पूरा कर मोटरसाइकिल के लिए रैंप नहीं बनवाया गया तो वे उग्र आंदोलन कर मजबूर होंगे। था कि इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को भी और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी। यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए दूसरी साइड जिन्ना नहीं है इस पे, और 33-4 की लाइन भी जा रही, और इससे जो है यहाँ पर कुछ लड़के स्टंट भी करते हैं, नशा भी करते हैं। परसों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है NHAI ने, या कोई ज्ञापन नहीं दिया हमको।
हम आपके माध्यम से आज फिर ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब बच्चे इकट्ठा होकर कल एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देने का भी काम कर सकते हैं, तो इस पर कार्रवाई करने की कृपया करें या फिर इसको यहाँ से हटवाने का काम करें। एनएचआई की बड़ी लापरवाही मानी जाती है। एनएचआई की बहुत बड़ी लापरवाही है ये, और इसमें जो कि है सब बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लड़कियां और बुजुर्ग जो बच्चे हैं आसपास के गांव के हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें, और इससे बहुत नुकसान होता है सबको। फ्लाईओवर है तो जी इससे बहुत दिक्कत हो रही है हमें क्या सारे पूरे कॉलेज के बच्चों को हो रही है। इस पे जो है जो 3 कॉलेज इस रोड पे, एक तो IIMT है और एक आरोग्य में और एक हमारा मदरूडी यूनिवर्सिटी है। तो देखो वो लड़की भी आती है यहाँ कॉलेज में, तो लड़की को बहुत दूर को जाना पड़ रहा है उधर को, ना कि इससे हो गए। तो जी क्या नाम अपने सुनने के लिए बोल रहे थे कि फ्लाईओवर पूरा करवाएगा या अधूरा हुआ है अभी। सर 2015-16 से और ये ऐसा ही जैसा कर तैसा ही हम देखते आ रहे हैं। हमारा भी सेकंड ईयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हादसे हुए भी पहले और आगे भी खतरा है। लड़के तो सर एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, बाकी लड़कियों को और बराबर में आरोग्य हॉस्पिटल भी है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है। क्या वजह मानता है कि वजह ये लापरवाही है सर। बताया था कि इसकी वजह से कितना। वहीं रुड़की के बनारसी गांव में हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी के मामले में अब मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। वहीं एक युवक की मौत के बाद अब 45 साल के एक अन्य व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में बरामद हुआ। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार करवा दिया है। साथ ही पुलिस ने अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटनाक्रम आप जान रहे हैं, कल इवनिंग का है। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनका भंडारा निपट गया था। फिर किसी बच्ची और 2 पक्षों के लड़का लड़की के मैटर को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर, जबकि पड़ोसी ही एक ही कस्बे में रहते हैं, एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं, तो एक ने दूसरे पे फायर किया और उस फायर के बाद पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को डंडों से, हमें लगता है डंडों से पीट के मार दिया। तो चूंकि अभी वहाँ दोनों तरफ से तहरीर आ चुकी है, जो हमने संदिग्ध और नामजद लोग थे, काफ़ी लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। मौके पे अभी शांति व्यवस्था है। सर एक की बताया जा रहा है गोली लगने से मौत हुई थी। एक की गोली लगने से हुई है और एक को ऐसा प्रतीत होता है कि डंडों से या पत्थरों से मारा गया है। देर रात से बताया जा रहा है उसकी बॉडी थी दूसरे की। हाँ, मतलब चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बाद में जब हमने सर्च किए तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हुई। कुछ वीडियोस भी सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनके आधार पर पुलिस किस तरह कार्रवाई? जरूर, जो सोशल मीडिया की जो एक वीडियो मैंने भी देखा है, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे के आमने सामने के घरों में। हरिद्वार के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की दिव्य प्रतिमा स्थापना का 3 दिवसीय समारोह 4 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिरकत करेंगे। साथ ही VIP मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विविध प्रकार की विधाओं के आपको दर्शन होंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आ रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय राम कोविंद जी। उनके आरंभिक मंगल पूजन, उनके द्वारा आरंभिक मंगल पूजन से कार्यक्रम आरंभ होगा। इसी अवसर पर माननीय योगी जी का आगमन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है और अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अलग अलग प्रदेशों के माननीय मंत्रीगणों के साथ साथ देश की कई विभूतियां आ रही हैं। इनमें विशेषकर साहित्यकार, मनीषी, दार्शनिक, अनेक रंगकर्मी, अनेक लेखक, उन सबका एक आध्यात्मिक महोत्सव होगा। और तिथियां हैं 4, 5, 6 फरवरी। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं, समय समय पर आपका सहयोग मिलता रहे। जो उत्तराखंड की प्रेस है वे अत्यंत संवेदनशील है, सजग हैं। आप अत्यंत संभ्रांत हैं, शिष्ट हैं, सुसंस्कृत हैं, विचारशील हैं, चिंतनशील हैं। सदा ही आपका एक सहयोग मिलता रहा है हमें समय समय पर। तो मैं आपसे रुड़की के तांचीपुर पिकेट के पास घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।
देहरादून के खुरबुड़ा मोहल्ले क्षेत्र में एक युवती पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। वहीं घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटा रही है। लक्सर के कनखरता गांव में हुए सन्नी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने उसके दोस्त रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर सीओ नताशा सिंह ने बताया कि वारदात की मुख्य वजह मोबाइल फोन को लेकर हुआ मामूली विवाद था। बता दें कि रोहित ने सन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए गाँव के खेत में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सनी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बाद कहीं घूमने गया था। वह शराब पी गई थी। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। जो अभियुक्त है उसको हिरासत ले लिया गया है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सन्नी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला। बार काउंसिल चुनाव 2026 की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन लांबा अपनी मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में है। बता दें, सोमवार को ऋषिकेश बार एसोसिएशन के दौरे के दौरान उन्हें वकीलों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं चुनाव में उन्हें बैलेट सीरियल नंबर 39 आवंटित हुआ है और उनके समर्थक अधिवक्ता उन्हें प्रथम वरीयता मत देने की अपील कर रहे हैं। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का पूरे प्रदेश के वकीलों का चुनाव है और ये 17 फरवरी 2026 को प्रत्येक जिले और तहसील में चुनाव होंगे और 32 बूथ बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में और 32 जगह अपने अपने अधिवक्ता जो हैं जहाँ जहाँ पंजीकृत हैं और जहाँ के बार एसोसिएशन के मेंबर हैं वहाँ ये वोट देंगे सुबह 10 से 5 बजे तक। और अपने साथ जितने भी अधिवक्ता आएंगे वोट देने के लिए वो अपना प्रमाण पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का ID लेकर आएँ और अपना अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और भी कोई सबूत आपके आइडेंटिफिकेशन का हो वो लेकर आइए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं जहाँ तक ऋषिकेश में आया हूँ, ऋषिकेश के प्रत्येक अधिवक्ता का मैं ऋणी हूँ और भविष्य में रहूँगा, क्योंकि गंगा मैया जो है मुझे ऋषिकेश के सम्मानित अधिवक्ताओं के माध्यम से जो आशीर्वाद मिलता है मुझे, मैं इसलिए प्रत्येक अधिवक्ता का धन्यवाद करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि मैं ऋषिकेश में जो भी परेशानी होगी, किसी भी अधिवक्ता को कोई काम होगा बार काउंसिल से संबंधित, वो मैं सबसे प्राथमिकता से करूंगा और अपने किसी भी भाई को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। इसी के साथ जो हमारे यंग लॉयर्स हैं प्रदेश के, उनके लिए और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, उन अधिवक्ताओं के लिए हम स्कीम लाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार से भी बजटरी प्रोविजंस के जो हैं वो प्राविधान किए जाएंगे। सरकार इसके लिए तैयार हो जाएगी अगर हम पूरे प्रदेश में एकत्रित होकर सरकार के पास जाएं और अपनी मांग रखें तो सरकार हमें बजटरी प्रोविजन देगी ताकि हम अपने अधिवक्ताओं की भलाई के लिए और इस प्रोफेशन के उत्थान के लिए उनके बीच में ये पैसा खर्च कर सकें। मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन रहते हुए 22-23 में, वर्ष 2022-23 में गोलापार में ज़मीन खरीदी थी बार काउंसिल के ऑफिस के लिए और वो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन भी कराया था और 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किए थे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को और 1 करोड़ रुपये हमारे खाते में भी आ गया था। तो क्योंकि मेरा कार्यकाल फिर ख़त्म हो गया तो ना तो वो नक्शा पास हुआ वहाँ बिल्डिंग बनाने का और ना ही वो 1 करोड़ रुपये खर्च हुआ, इसलिए वो 1 करोड़ रुपया हमारे पश्चातवर्ती अध्यक्षों के कारण वो वापस चला गया। तो अगर मुझे एक बार फिर मौका मिलता है तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं गोलापार में 15 कमरे रुकने के लिए, प्रत्येक अधिवक्ता के रुकने के लिए और वहाँ पर